अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी कल जून 14 का सवाल दिया था होमवर्क, और उसमें उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ लोग मौजूद हैं जिंदा सलामत, उनको कोई मसला नहीं है। तो कैमरे के उस पार वालों को भी उम्मीद है मसला नहीं होगा। अगर कोई है तो पूछ लीजिएगा। इसमें एक ही एडजस्टमेंट थी, IS32 वाली बस, और उसमें कुछ भी नहीं था। और ये कितने नंबर का सवाल था? 20 नंबर का। नोट्स पकड़ लो कॉपी से। अच्छा, इसके अलावा मैंने चेंजेस इन इक्विटी जो कल सवाल कराया था ना, खुद ही कॉम्प्लेक्स ग्रुप का, मुझे मास्टर क्वेश्चन का हमसे अपलोड किया हुआ है, तो उसकी मैंने आपको कहा था कि चेंजेस इन इक्विटी बना के लाइएगा। तो यहां वालों ने चूंकि नहीं बनाई हुई, तो इसलिए मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। वो अगली क्लास में बना लाएंगे तो फिर मैं उनसे डिस्कस करूंगा, तो आपके साथ भी डिस्कस कर लूंगा। तो चेंजेस इन इक्विटी फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। कॉम्प्लेक्स ग्रुप में एक आखिरी चीज सुन लें, खत्म है कॉम्प्लेक्स ग्रुप। अगर एस की आगे एक सब्सिडरी है, तो ये तो डबल एस थी, हमने पढ़ ली। अगर एस का आगे कोई एसोसिएट है, अगर एस का आगे कोई एसोसिएट है, हो सकता है एस ने आगे के एसोसिएट में इन्वेस्ट किया हो, तो वैसे बोलने के हिसाब से इसको हम सब एसोसिएट कह सकते हैं कि चूंकि इसकी सब्सिडरी का एसोसिएट है, तो इसका भी शोर तो डल ही जाएगा। इसमें एसोसिएट क्या होता है? जिसमें हम शोर डाल सकते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो अगर इसके सब्सिडरी की एसोसिएट है और इसका इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो इसका भी हो गई। लेकिन इसमें ऐसा कोई इफेक्टिव परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है? अच्छा, मैंने ये बात की भी है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या अंदर इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे आ रही होती, पता नहीं की है कि नहीं की है। हम तो बना रहे हैं ना कंसोलिडेशन। अगर कंसोलिडेशन करने वाली पेरेंट अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हो, जिसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, तो IS27 ये कहता है कि वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं शुरू में बताया था, जो इसकी अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि पेरेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो सेट्स में दे रहा है, एक अपनी और एक कंसोलिडेटेड। तो उस सेट में जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। तो पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सवाल में दी होती हैं, उसमें सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट तो शो हो रही होगी ना, आज तक सवालों में हो भी रही होती है। तो IS27 ने अलाउ किया हुआ है कि वो चाहे तो इस इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे शो करता रहे, जो कि सवालों में हमेशा होता है, चाहे तो IFRS 9 पे शो कर ले, चाहे तो इक्विटी मेथड पे शो कर ले। ये IS27 ने अलाउ किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह पेरेंट ने अगर किसी एसोसिएट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसकी मर्जी है अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चाहे वो उसको कॉस्ट पे शो कर दे, चाहे तो इक्विटी मेथड पे शो कर दे, चाहे IFRS 9 पे शो कर दे। तो IS27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कैसे शो करनी है ये अलाउ करता है, चाहे कॉस्ट, चाहे IFRS 9, चाहे इक्विटी मेथड। तो एस का अगर ये एसोसिएट है और इसने अपनी बुक्स में उसको कॉस्ट पे रखा हुआ, मैं पढ़ा ये रहा था कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप में पेरेंट की एस है और एस का आगे कोई एसोसिएट है, तो बजाय इसके कि इसकी कोई इफेक्टिव होल्डिंग निकाली जाए, हम कंसोलिडेट करने से पहले इसको इक्विटी मेथड पे लाके
एस की बुक्स में फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे? एस के एसेट्स के अंदर एक इन्वेस्टमेंट इन ए ले आएंगे। एस की रिटेन अर्निंग्स में, रिटेन अर्निंग में एस वाले कॉलम में क्या ले आएंगे? शेयर ऑफ उसके रिटेन अर्निंग्स, शेयर ऑफ उसके अदर रिजर्व्स। तो हम इसको जिस तरह इक्विटी मेथड होता है एस में फिट कर देंगे, उसके बाद एस कंसोलिडेट होगा। दोबारा सुने, अगर एस की कोई एसोसिएट है तो उस एसोसिएट को इक्विटी मेथड के तहत एस में पहले फिट कर देंगे। एस की बैलेंस शीट के एसेट्स में एक इन्वेस्टमेंट इन ए ले आएंगे। ये सोच के कि हम एस की बैलेंस शीट बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन ए ले आएंगे, बिल्कुल जैसे इक्विटी मेथड होता है। इसके प्रॉफिट्स में हिस्सा लेके इसकी रिटेन अर्निंग में ऐड करेंगे, इसके अदर रिजर्व में हिस्सा लेके इसके अदर रिजर्व में ऐड करेंगे। अब उसके बाद एस नॉर्मली कंसोलिडेट कर देंगे। जी बिल्कुल, यानी उसको एस ही की बैलेंस शीट में ऐसे एडजस्ट कर देंगे जैसे हम ग्रुप के अंदर पी में किया करते हैं ना, वैसे एस में कर देंगे। अब उसके बाद एस और पी कंसोलिडेट करेंगे। ये जो नोट्स आपको दिए हुए हैं उसमें आखिरी पेज पे एक पैराग्राफ लिख के ये अंग्रेजी लिखने की कोशिश की है मैंने। कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स के नोट्स में सबसे आखिर में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोशिश की है अंग्रेजी में यही बातें लिखने की। कॉम्प्लेक्स ग्रुप खत्म। अगला टॉपिक स्टेप एक्विजिशन। स्टेप यानी एस में स्टेप्स ले लेके इन्वेस्ट करना, मतलब एक से ज्यादा दफा इन्वेस्ट करना। एस कंपनी में एक से ज्यादा दफा इन्वेस्ट करना। पहली ही दफा इन्वेस्ट करते ही सब्सिडी बन जाएगी, फिर आगे दोबारा इन्वेस्ट करें तो क्या होगा? और अगर पहली दफा इन्वेस्ट करने पे सब्सिडी नहीं बनेगी, अगली दफा इन्वेस्ट करने पे सब्सिडी बन जाएगी तो क्या होगा? यानी हम पहले एस के अंदर लेट्स से 10% इन्वेस्ट करेंगे तो सब्सिडी बन गई, एसोसिएट बन गई, 10% एसोसिएट बन गई? नहीं, सादी सी इन्वेस्टमेंट है। अगली बार उसके 70% और खरीद लेंगे, अब बन गई सब्सिडरी। तो पहली इन्वेस्टमेंट नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पहला स्टेप, और जो सेकंड स्टेप यानी अगली इन्वेस्टमेंट उस पर सब्सिडरी बन गई। ये एक सिनेरियो है। इसी तरह एक और मिसाल, पहले ही स्टेप में एसोसिएट बना दिया या जेबी बना दिया और फिर अगला कदम रखा यानी एक और इन्वेस्टमेंट की सेकंड टाइम तो सब्सिडरी बन गई। एक ये सिनेरियो है। यानी पहले ज्वाइंट कंट्रोल था और बाद में एग्रीमेंट खत्म किया कर जाओ तुम, अब मैं ही संभालूंगा इस कंपनी को, तो इससे हटके फिर सब्सिडरी बन गई। जैसे वो जो परसों सवाल किया था ना, जिसमें SV1 के अंदर पहले 50% इन्वेस्टमेंट थी, फिर हमारी 80% इन्वेस्टमेंट हो गई थी। तो हो सकता था, उस सवाल में नहीं था, वैसे कह रहा हूं, हो सकता था कि दूसरी पार्टी को हम कहते कि जाओ अब हम बिजनेस को संभालेंगे, तुम ओनर जरूर रहोगे 20% के, लेकिन एनसीआई बिजनेस हम अपनी मर्जी से चलाएंगे। तो फिर वो जेवी की बजाय सब्सिडरी बन जाती। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है। फिर एक सिनेरियो हो सकता है कि पहले ही कदम पे हमने छक्का मार दिया,
तो अगले स्टेप पे पेरेंट बनना है, सब्सिडरी में ही फर्दर इन्वेस्टमेंट। ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं इसमें। एक और हो सकता है, मतलब वो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, ऐसा वो स्टेप एक्विजिशन नहीं है लेकिन वो भी स्टेप है, यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी और ज्यादा लंबी छलांग नहीं मारी, बस इतनी मार ली छलांग। लेकिन ये इस चैप्टर मैंने कल भी फर्क इसलिए रखा है कि आपको जो चैप्टर के नोट्स दिए हैं वो बस ये हैं, ये वैसे अलग से डिस्कस कर लूंगा एंड पे, वरना स्टेप एक्विजिशन मेनली ये है, ये मैं वैसे ही एंड पे एक्स्ट्रा डिस्कस कर लूंगा। इसको स्टेप एक्विजिशन कहते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर सवाल को और टेढ़ा बनाना है तो 3 स्टेप्स हो जाएंगे, लेकिन होते 2 ही हैं। इन सवालों के एतबार से 2 ही स्टेप्स होते हैं, वरना स्टेप्स ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। पहले स्टेप पे सादी इन्वेस्टमेंट, अगले स्टेप पे सब्सिडरी, या फिर पहले स्टेप पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अगले स्टेप पे सब्सिडरी, या फिर पहले ही स्टेप पे सब्सिडरी और अगले स्टेप पे मजीद इन्वेस्टमेंट। जैसे मिसाल के तौर पे पहले स्टेप पे हमने 15% इन्वेस्ट किया, फिर अगले स्टेप पे 55% और कर लिया तो 70 तक पहुंच गए। इसी तरह पहले ही स्टेप पे 30% इन्वेस्ट किया, एसोसिएट बना ली, अगले स्टेप पे 60 और लगा के 90 पे पहुंच गए। पहले ही स्टेप पे 70% इन्वेस्ट कर लिया, अगले स्टेप पे 10 और किया और 80 बना दिया। ये 3 सिचुएशंस हैं। इन तीनों को मैं बैलेंस शीट में, पहले बैलेंस शीट में पढ़ाता हूं, उसका सवाल कर लेंगे, उसके बाद फिर एसओसीआई में पढ़ाता हूं, फिर उसका सवाल कर लेंगे। उसमें दूसरे वाले में ये भी अंतर है 60% का, कहां पर? अभी ये जो जेबी वाले मोबाइल 60% था, बाद में 60% लेकिन बस एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो भी है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले आप ही से पूछ के, आप ही की क्या अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकली आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, फिर मैं अपनी बात करूंगा। बैलेंस शीट बढ़ा रहा हूं, पहले बैलेंस शीट पढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। अच्छा, जब मैं आपको स्टेप एक्विजिशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसमें सवाल में हम कहां खड़े हैं, ये स्टेप भी ले लिया हुआ है कि नहीं? हाँ, तभी तो सवाल है। हाँ, मतलब ये कर चुके हैं तो सवाल है ना, वरना स्टेप के एक्विजिशन की क्या कॉन्सेप्ट हुआ। अगर पहली दफा इन्वेस्ट किया तो बस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यहां क्यों पढ़ा रहा होता? पहली दफा इन्वेस्ट किया तो एसोसिएट, पहली दफा इन्वेस्ट किया तो सब्सिडरी, तो इसमें नया क्या है? तो इस टॉपिक पे सवाल ही तब है जब ये सेकंड स्टेप हम ले चुके हुए हैं। तो इस सवाल की पहचान ही यही है कि हमने सेकंड टाइम भी इन्वेस्टमेंट की होगी। अच्छा, अब उस सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद खड़े हैं, हो सकता है जिस साल का सवाल है उसी साल इन्वेस्टमेंट की है, नॉर्मली ऐसा ही होगा, हो सकता है पिछले 1-2 साल पहले की थी, लेकिन सेकंड इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है तो इस टॉपिक का सवाल है, वरना इस टॉपिक की जरूरत नहीं है। ये तो वो है जो शुरू में पढ़ रहे थे फिर, ठीक है। तो इस टॉपिक की पहचान ये है कि हम सेकंड स्टेप ले चुके हुए हैं, सेकंड स्टेप यानी सेकंड इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए हैं, फिर सवाल पूछा हुआ। चलें, इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए पहले सिनेरियो की बात करते हैं। बैलेंस शीट 2020 के एंड पे खड़े हैं, सेकंड स्टेप लिया जा चुका हुआ है, 2020 के एंड पे कंसोलिडेशन होगी या नहीं होगी? एक्विजिशन डेट कौन सी होगी? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाली, सेकंड इन्वेस्टमेंट वाली? सेकंड इन्वेस्टमेंट वाली। गुडविल कब कैलकुलेट होगी? जब सेकंड इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, जब सेकंड इन्वेस्टमेंट होगी तो गुडविल की वर्किंग में सिर्फ वही पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे आएगा जो सेकंड टाइम इन्वेस्ट हुआ, या जो अर्लियर इन्वेस्टमेंट है वो भी आएगी? वो भी आएगी, लेकिन उसको अपडेट करेंगे जो कल भी कर रहे थे। सही है, बिल्कुल ठीक है। एनसीआई की वर्किंग में कुछ नया होगा या जैसे नॉर्मली करते हैं? जैसे नॉर्मली होती है। कितनी परसेंट एनसीआई होगी? 30%, जैसे नॉर्मली करते हैं। अच्छा, रिटेन अर्निंग में कोई खास बात?
रिटेन अर्निंग की वर्किंग जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही, या कुछ नया? पुराने को अपडेट किया है तो उसके ऊपर जो गेन है वो रिटेन अर्निंग में आएगा। अच्छा, अदर रिजर्व में कुछ, या जैसे पहले करते हैं? जैसे पहले करते हैं। यहां पर एक IFRS 9 का कॉन्सेप्ट बता दूं। अच्छा, जो बातें मैंने ज़बानी की है ना, दोबारा दोहराता हूं। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके, वैसे तो मैं बता ही दूंगा लेकिन आपसे पूछ रहा हूं। तो कंसोलिडेशन होगी, गुडविल इस दिन कैलकुलेट होगी क्योंकि कंट्रोल इस दिन स्टैब्लिश हुआ है, और गुडविल कैलकुलेट करते हुए नई इन्वेस्टमेंट भी लिखेंगे जैसे कल कर रहे थे, और पुरानी इन्वेस्टमेंट को अपडेट करके लिखेंगे। और जब पुरानी इन्वेस्टमेंट को अपडेट करेंगे तो उस पर गेन या लॉस आएगा, वो पेरेंट की रिटेन अर्निंग में आएगा जैसे कल कर रहे थे। एनसीआई की जैसे नॉर्मल वर्किंग होती है 30% पे, वैसे ही करेंगे। अदर रिजर्व जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही करेंगे। तो ये नॉर्मल सवाल जैसा ही होगा, इसमें कोई खास एक्स्ट्रा काम नहीं है, बल्कि जिस लेवल तक के कल सवाल किया था वैसा ही है। कल भी हमने यही किया था कि पुरानी इन्वेस्टमेंट को अपडेट किया था, तो ये वैसा ही है। इसमें एक इजाजत है, इजाजत तो खैर नहीं कहूंगा, IFRS 9 की एक बात है। ये जो पहले हमारी इन्वेस्टमेंट थी, अब इस इन्वेस्टमेंट की बजाय ये सब्सिडरी बन रही है, तो इसको ऐसे समझा जाता है जैसे हमने पुरानी इन्वेस्टमेंट को खत्म किया, डीरेकग्नाइज, और फिर पूरी सब्सिडरी बनाई। यही वजह है कि इसको अपडेट करने पे प्रॉफिट ले रहे होते हैं। ये बात दोबारा सुने, ये जो अगला स्टेप लिया जा रहा है ना, इसकी अकाउंटिंग इस तरह से हो रही होगी कि जो पिछली 15% इन्वेस्टमेंट थी वो खत्म हुई, डीरेकग्नाइज, और फिर पूरी 75% नहीं 70% हमने अब इन्वेस्टमेंट की है। यही वजह है कि इसको डीरेकग्नाइज कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। अच्छा, डीरेकग्नाइज करते हुए जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, IFRS 9 वाली बात बताने लगा हूं, अगर थोड़ी थोड़ी याद हो तो। डीरेकग्नाइज करते हुए फेयर वैल्यू पे अपडेशन की जाती है, IFRS 9 में सीखा था। और उसका गेन कहां जाता है? नहीं, जहां पहले जाता था, यानी पहले वो सब्सिक्वेंटली मेजर होता है। अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखा हुआ है तो P&L पे जाता है, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखा हुआ है तो OCI पे जाता है। ये मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डी रिकग्निशन में पढ़ाया हुआ है, कभी आप लेक्चर रिवाइज करेंगे तो नजर आ जाएगा। डी रिकग्निशन में हम अपने इंस्ट्रूमेंट को पहले फेयर वैल्यू पे अपडेट करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के रूल लगा के। फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाला था तो P&L में गेन जाता है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला था तो OCI में गेन जाता है। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, इनमें से डिफॉल्ट कैटेगरी कौन सी होती है शेयर्स के मामले में? फेयर वैल्यू थ्रू P&L या फेयर वैल्यू थ्रू OCI? IFRS 9 क्लासिफिकेशन, हमारा फाइनेंशियल एसेट, दूसरे की इक्विटी, दो क्लासेस हैं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। डिफॉल्ट क्लास कौन सी है? P&L। अगर हमने पैदाइश पे ही वादा कर लिया हो, कभी ना मुकरने वाला, कि हम इसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखेंगे, तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI होती है, वरना बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L होती है। तो अगर इसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे हमने रखा हुआ है तो ये गेन रिटेन अर्निंग में जाएगा, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखा हुआ है तो फिर ये गेन अदर रिजर्व में जाएगा। तो आप सवाल में देख लीजिएगा, सवाल में क्या कहा हुआ है। कुछ नहीं कहा तो बाय डिफॉल्ट P&L वाला होता है। हाँ, यहां पर एक और बात होती है, जो सवाल आपको होमवर्क दूंगा उसमें यह है, लिखा हुआ है IFRS 9 के अंदर कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले इन्वेस्टमेंट है तो उसका गेन तो हमेशा OCI में ही जाता है, और जब वो खत्म हो जाती है तो भी वो रिक्लासिफाई टू P&L नहीं होता है। ये IFRS 9 में लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है। हाँ, एंटिटी में ट्रांसफर के वो अदर रिजर्व से उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दे, इजाजत है। तो हम इसमें यह भी कर सकते हैं कि जब इसको डीरेकग्नाइज कर रहे हैं तो इसकी अपडेशन के ऊपर जो गेन आ रहा है वो इवेंचुअली हम रिटेन अर्निंग में ही रख लें, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू P&L मान के, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू OCI मान के। फेयर वैल्यू थ्रू OCI मान के क्यों रिटेन अर्निंग में रख लें?
क्योंकि आप जब डीरेकग्नाइज कर ही रहे हैं तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं रिटेन अर्निंग में। ये मैंने जितना कुछ जबानी बताया, ये जबानी आप लोगों से पूछ के ही बताया जो यहां जिंदा बैठे हुए हैं। अब आप ये सारा कुछ पढ़ लें, यही सब कुछ लिखा हुआ मैंने नोट्स में। पेज 1 पे आए, ये जो आपको स्टेप एक्विजिशन के नोट्स दिए हैं, इसमें पेज 1 पे आए, शुरू में 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं, वो यही मैंने 3 सिनेरियोस बताए हुए हैं। उसमें फिर पहले सिनेरियो को डिस्कस किया हुआ है और 2 टुकड़ों में डिस्कस किया हुआ है, एसओएफपी और एसओसीआई। एसओएफपी पढ़ा दिया आपको, एसओसीआई नहीं पढ़ाया। एसओएफपी वाला सारा पढ़ लें, पेज 1 पे सिनेरियो 1 एसओएफपी सारा पढ़ लें। स्टेटमेंट चेंज की बन रही है तो ये टास्क शो करेगा जी। ओके, अच्छा, एक एक सिनेरियो पढ़ते जाते हैं और एक एक सिनेरियो को सवाल करते जाते हैं। एसओएफपी का एक मास्टर क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है आपके पास, इनमें होगा 2 सवाल होंगे, एक एसओएफपी वाला होगा, एक एसओसीआई वाला होगा। एसओएफपी वाला खोलें। इस सवाल में डाटा सेम रखा हुआ मैंने और ये तीनों सिनेरियोज रिक्वायरमेंट ए बी सी में बनाए हुए हैं। तो अभी मैंने आपको पहला सिनेरियो कराया है, उसकी रिक्वायरमेंट ए है। सवाल पढ़ लीजिए, करते हैं बोर्ड पे। इसकी रिक्वायरमेंट ए कर लेते हैं, सवाल पूरा पढ़ लें लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक एडजस्टमेंट रखी है, इंपेयरमेंट, ताकि हम इन्हीं चीजों पे फोकस करें।
जी पहले स्टेप की डेट क्या है? 1 जुलाई 15। और दूसरा स्टेप, अच्छा नॉर्मली सवालों के अंदर ना पहले ही साल का सवाल हुआ करेगा, यानी जिस साल का सवाल हुआ करेगा उसी साल में सेकंड स्टेप लिया हुआ करेगा, लेकिन मैंने बस ऐसे ही 2 साल के गैप से बना दिया। गुडविल पहली इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट थी? 10%। यानी कितने शेयर्स खरीदे थे हमने? एस के शेयर्स कितने? 4000। तो हमने कितने खरीदे थे? 400। और अब ये गुडविल किस दिन कैलकुलेट कर रहे हैं हम? 1 जुलाई 17। तो 1 जुलाई 17 वाली शेयर प्राइस 400 इंटू 16 6400। और नई इन्वेस्टमेंट कितने की है? कितने परसेंट शेयर्स खरीदे? हम ये शेयर नहीं 70 और खरीदे। हाँ ठीक है, कितने हो गए? क्या पूछ रहे हैं आप? शेयर हम अगर खरीदते होते तो 17 के मिल रहे थे, वो भी 17 के कब मिल रहे थे? 17 पर शेयर नहीं मार्केट वैल्यू ना, फेयर वैल्यू। देखो ये मैंने ना शुरू के किसी लेक्चर में बताया था, दोबारा सुने। ये जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है ना, ये मार्केट से नहीं मिलता। कंपनी के जो शेयर्स स्टॉक मार्केट में रुल रहे होते हैं वो सारे शेयर्स नहीं होते, वरना तो रोज मैनेजमेंट चेंज होती रहे। 10-20% होते हैं जो मार्केट में फ्लोट हो रहे होते हैं। बाकी सब जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं उन्होंने तो अपने शेयर्स अपने पास रखे होते हैं, वो अपने शेयर्स थोड़ी अवेलेबल फॉर सेल करते हैं मार्केट में। तो जब भी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीदा जाता है वो मार्केट से नहीं खरीदा जाता, उन लोगों को, बड़े शेयर होल्डर्स को प्राइवेटली टारगेट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। तो चूंकि हम कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीद रहे होते हैं तो हम शेयर महंगा खरीदते हैं। जितना मार्केट में शेयर प्राइस चल रही होती है उससे नॉर्मली महंगा ही मिलता है, बल्कि यकीनन महंगा मिलता है। तो आपको 1 जुलाई 17 की फेयर वैल्यू यानी मार्केट प्राइस सवाल में दी हुई है। मार्केट प्राइस वही है, फेयर वैल्यू वही है। हम चूंकि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीद रहे हैं इसलिए हमें वो 17 का मिल रहा है, वरना मार्केट वैल्यू 16 है। नहीं अच्छा चलें, जो हम एनसीआई फेयर वैल्यू पे रखते हैं, जैसे सवाल में है फेयर वैल्यू, तो उसमें एनसीआई की फेयर वैल्यू पे 17 लगेगा कि 16? 16 लगेगा ना, क्योंकि फेयर वैल्यू 16 है। देखें, इसको आप एक सादी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि हम अगर ये सादी इन्वेस्टमेंट अभी डिस्पोज ऑफ कर रहे होते तो 16 रुपए की डिस्पोज ऑफ होती ना। तो फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है उसको। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का सामान नहीं, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है तो ये वाला है, लेकिन क्या हम अभी इस वक्त इसको खरीद रहे हैं? इसकी फेयर वैल्यू तो बस फेयर वैल्यू है, वही जो मार्केट में फेयर वैल्यू है। हम जो अलहदा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो एक स्पेशल प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, वो मार्केट से नहीं हो रही होती। लेकिन जो पहले हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो मार्केट से खरीदे हुए थे। तो अब हम कितने खरीद रहे हैं? 2800 और 17 का एक खरीद रहे हैं, कितने? 47,600। और एनसीआई है फेयर वैल्यू पे। एनसीआई के पास, गरीबों के पास कितने शेयर्स बाकी रह गए? 3200 तो हमने ले लिए, 800 और वो भी 16 के हिसाब से 12,800। लेस नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। कैपिटल कितना? एस का कैपिटल और कुछ अदर रिजर्व्स कितने? 7,000।
1 जुलाई 17 वाली फिगर्स देखनी है। अच्छा, इसमें ना आप को नसीहत यह है कि जब आप गुडविल की वर्किंग करने लगे ना तो साथ डेट लिख लें, आपको डेट लिखी नजर आए ताकि बार बार आपके जहन में डेट हो, वरना ये एक बड़ी कॉमन जज्बाती गलती है कि ये वाली फिगर्स बैलेंस शीट से उठा के लिख देते हैं। तो हम जिस दिन गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं वो डेट सामने लिख लें ताकि आपको सवाल में गलती का चांस कम हो। तो हम 1 जुलाई 17 की कर रहे हैं ये वर्किंग। कितने थे उस दिन अदर रिजर्व? रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? 8,000। 52,500 143,000 और इसमें हो जाएगी इंपेयरमेंट 10%। 1430 12,800 870। अदर रिजर्व्स क्या है कंपनी का नाम? अदर रिजर्व्स कितने हैं अभी बैलेंस शीट में? 9,000 है और 7,000 है, और इसमें से फ्री माइनस कर दें 45, बाकी रह गया 25। इसमें से हमारे हिस्से में आएगा 2,500 का 80%। 80% है हमारा 2,000 और ये बन गया 11,000। बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स कितनी? 74,000 और 58,000 लेस फ्री 8,000। इंपेयरमेंट कहां से लेस करूं? एस में से। क्यों? क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पे है। 1430 4857। थ्री एट 856 112,856। बारह 800। अदर रिजर्व्स में कितना हिस्सा? 2500 में 20%।
और रिटेन अर्निंग्स में कितना हिस्सा? 2500 में 20% और 48570 में 20%। और ये देखो ना, इत्तेफाक से लाइन बच गई इसमें। एड गेन, अर्लियर इन्वेस्टमेंट में गेन कितना? पहले बुक्स में कितनी आ रही है? 14 के हिसाब से आ रही है 800। नाइन सेवन 23014। PPE 80। अच्छा, वर्ड इन्वेस्टमेंट ही हराम है ग्रुप बैलेंस शीट में? द वर्ड इन्वेस्टमेंट ही खत्म कर देते हैं? नहीं, जो पी की एस में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो खत्म करते हैं। तो वैसे अगर देखें पी की इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? 60। एस की 10। उड़ानी कौन सी है इसमें से? माइनस 47,600 और 6,400 उड़ाऊं या 5,600? बुक्स में तो 14 वाला ही आ रहा है, यानी 56 आ रहा है। बुक्स में तो वो पुरानी इन्वेस्टमेंट आ रही है ना 5600 पे। अच्छा, अगर किसी और वैल्यू पे आ रही होती ना, लेट से साल गुजरने के बाद उसको 14 से 15 पे अपडेट कर दिया होता तो बताया होता। क्योंकि है तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो हो सकता है उसको बताया हो कि कितने पे अपडेट कर दिया हुआ है, तो जितने पे अपडेट कर दिया हुआ है वो फिर आ रहा होता बुक्स के अंदर। चूंकि अभी नहीं बताया तो इसलिए हमने कहा कि 14 रुपए पे ही आ रहा होगा। देखिए ना, अगर ये 15 रुपए पे अपडेट कर चुके होते तो गेन भी फिर हम 400 रुपए रखते हैं, क्योंकि पहले उसने अपडेट कर लिया हुआ था। तो अब मजीद हमने उसको 400 का ही गेन रिकॉर्ड करना था। तो अगर कर लिया होता अपडेट तो बताया होता। मैंने इसलिए देखे वो जो फार्मूला, जो नोट्स पढ़ाया ना, उसमें मैंने फार्मूला लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ पहली इन्वेस्टमेंट माइनस उसकी कैरिंग अमाउंट। ये जो हमने गेन निकालना है, ये फेयर वैल्यू में से उसकी कैरिंग अमाउंट जितने भी बुक्स में आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी क्या पता फेयर वैल्यू पे अपडेटेड आ रही हो। 16,800। करंट एसेट्स, हाँ, गुडविल 12,870। करंट एसेट्स 45। ये टोटल 40 प्लस 20 प्लस 25। 250,670। कैपिटल सिर्फ पी का 70। अदर रिजर्व्स 11,000। रिटेन्ड अर्निंग्स 1,165। NCI
23014. Current liabilities. Plus? नहीं, सादा सा सवाल। तो पहली सिचुएशन जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट पहला स्टेप और अगले स्टेप पे सब्सिडरी, तो जब सब्सिडरी बनेगी तो ही कंट्रोल आएगा, तो ही गुडविल की कैलकुलेशन होगी, और जिस दिन दूसरी इन्वेस्टमेंट की होगी वो होगी एक्विजिशन डेट। ये नोट कर लें, फिर अगले पे आते हैं। यार ये बोर्ड की सैर पूरी करा दें यार। जो इन्वेस्टमेंट का हमने दोनों चीजें माइनस किया है, बहुत बार हम पहली इन्वेस्टमेंट डी रेकग्नाइज करेंगे, फिर उसको पेरेंट ने जो एस में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको एलिमिनेट करते हैं ना। ये तो बेसिक कंसोलिडेशन है कि जो पेरेंट ने एस में इन्वेस्टमेंट की होती है वो बैलेंस शीट से उड़ा देते हैं और एस की इक्विटी उड़ा देते हैं, फिर डिफरेंस गुडविल आता है। तो बेसिक स्टेप है। वरना अगर जो बात आप कर रहे हैं अगर वो होती तो फिर मैंने पूरा 47,600 क्यों उड़ाया? ये तो नई वाली इन्वेस्टमेंट है। जो बात आप कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं ना, पुरानी वाली डीरेकग्नाइज की है। ये वो बेसिक स्टेप है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट ही खत्म कर दे ग्रुप बैलेंस शीट से। हाँ जी, नोटेड। बोर्ड फैला लिया यार पूरा। दूसरे सिनेरियो में यानी पहले छलांग पे एसोसिएट और दूसरी छलांग पे सब्सिडरी, कंट्रोल किस दिन बनेगा? दूसरी इन्वेस्टमेंट पे। एक्विजिशन डेट क्या होगी? दूसरी इन्वेस्टमेंट। लेकिन उससे पहले कुछ अरसा एसोसिएट तो नहीं है ना। क्या सवाल पे फर्क पड़ेगा? चले एक एक करके। कंसोलिडेशन ईयर एंड पे करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। गुडविल कब कैलकुलेट करेंगे? सेकंड एक्विजिशन पे। और गुडविल में चूंकि पहले भी एक इन्वेस्टमेंट थी तो उसको किस अमाउंट पे रखेंगे? अपडेट करेंगे, यानी गुडविल ऐसे ही होगी। गुडविल ऐसे ही होगी। अदर रिजर्व तो रिटेन अर्निंग की वर्किंग में कोई फर्क पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? रिटेन अर्निंग में तो हमने अपडेशन के लिए काफी ज्यादा तो कियो वो अपडेशन, हाँ, इक्विटी मेथड लगाते हैं। हमें अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स में एस को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब पहला स्टेप हुआ था तो वो एसोसिएट बनी थी। पहले स्टेप से दूसरे स्टेप तक जितना वक्त गुजरा उस दौरान तो एसोसिएट रही है ना। दूसरे स्टेप पे सब्सिडरी बन गई, लेकिन वो जो पिछले स्टेप पे तक एसोसिएट थी वो बात बदल दें, खत्म कर दें। यानी हिस्ट्री चेंज की, एसोसिएट रही नहीं कभी, रही है एसोसिएट। तो पहले स्टेप से लेके दूसरे स्टेप तक अगर डेट्स की बात करें तो 1 जुलाई 15 से लेके 1 जुलाई 17 तक 2 साल एसोसिएट का रिश्ता रहा है ना। तो उन 2 साल में जो अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग कमाई उसका क्या करें? हम लोग एसोसिएट के केस में उसके अदर रिजर्व उसकी रिटेन अर्निंग पे हिस्सा लगा के अपने अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग में नहीं डालते, तो अब भी डालेंगे। यानी 1 जुलाई 15 से लेके 1 जुलाई 17 तक पहले स्टेप से लेके दूसरे स्टेप के दरमियान जो टाइम गुजरा है उस दौरान वो एसोसिएट थी। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ईयर एंड,
हम यहां खड़े हैं, इस दौरान एसोसिएट थी ना, तो इस दौरान जब एसोसिएट थी तो इस दौरान जो इसके अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग बनते हैं उस पे एसोसिएट वाला हिस्सा लगा के हम यहां पर शेयर इन एसोसिएट नहीं करेंगे? करेंगे। और यहां से यहां के दरमियान सब्सिडरी थी, तो इस दौरान जो होगा उसके ऊपर हिस्सा लगा के सब्सिडरी का हिस्सा लाएंगे। यानी हम अदर रिजर्व्स और की वर्किंग में एस के 2 कॉलम बनाएंगे। एक उस पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जब वो एसोसिएट होता था, और एक उस पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जब वो सब्सिडरी बन गया। ठीक है, तो अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एस के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हम एक जिस फेज में वो एसोसिएट रहा और एक जिस फेज में वो सब्सिडरी रहा। जब एसोसिएट रहा तो उस पर एसोसिएट वाली परसेंटेज लगा के जहां लाएंगे, और जब सब्सिडरी बना तो सब्सिडरी वाली परसेंटेज लगा के यहां लाएंगे। एनसीआई के एतबार से तो एनसीआई तो है ही तब ना जब सब्सिडरी बनी है, या नहीं? एनसीआई तो है ही वो। तो एनसीआई के लिए कौन से वाले कॉलम की फिगर लेंगे? सब्सिडरी वाली, क्योंकि एनसीआई तो है ही तब वो जब सब्सिडरी बनी है। बाकी सवाल करते हैं तो बेहतर आइडिया होगा। तो एक फर्क यह पड़ेगा, गुडविल वैसी रहेगी, अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग पे फर्क यह पड़ेगा कि एस के 2 कॉलम्स बन जाएंगे, एक एसोसिएट का और एक सब्सिडरी का। इस फिगर के को फर्क पड़ेगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो 800 निकाला है ये कैसे कैलकुलेट होगा? अच्छा, अब हम इस 64 को अपडेट कर रहे हैं। इससे पहले ये क्या था? सादी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट थी। हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से अपडेट करके 6400 तक आ रहे हैं, तो उस पर गेन कैसे? निकलेगा? उस दिन की एसोसिएट इन इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड पे निकलेगी। कैसे? ये यही तो हमने यहां कॉलम से फिगर्स निकालनी है। नहीं समझ आई बात? देखें, इससे पहले ये एसोसिएट था, तो जब ये एसोसिएट था तो फिर हमारी बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के मुताबिक आना चाहिए, यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग का ए वाला हिस्सा। ये जो फिगर बनी होगी उसको 64 में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा।